आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट, जिसका कि कोड है 2026, जिसमें कि आपको पता है कि हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ऑल्दो ये फार्मासिस्ट की ही नहीं, यहाँ पर क्लास 12th जिन्होंने बायोलॉजी से पास करी है वो भी एलिजिबल हैं, और बी फार्मा मतलब अलग से फार्मासिस्ट की जॉब भी आई हुई है। दोनों ही कैंडिडेट्स भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अभी 12th जस्ट अभी इसी साल पास आउट करी है और आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने फार्मेसी कर रखी है तो सोने पर सुहागा है, आपके लिए भी वैकेंसीज अलग से आइसोलेटेड है, ठीक है ना। देखिए, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कंप्लीट समझाया है, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको थोरली बस ऊपर-ऊपर से थोड़ा समझाया। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट डिटेल दूँगा। इससे अच्छी वीडियो अगर आपको किसी भी फार्मेसी चैनल पर मिल जाए ना, तो मुझे आकर बता देना, ठीक है ना। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है और इस पीपीटी को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा समय लगाया है और एक-एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा ना रह जाए जिसको समझ में कम आए, ठीक है ना। तो मैंने अपना कंप्लीट ये देखो, ये मैंने कंप्लीट सब कुछ बताने की कोशिश करी है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ ए टू जेड लिखने की कोशिश करी है, कि ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट ना हो पाए। देखिए, सबसे पहले मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताने की कोशिश करी, फिर इसके बाद मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड हर किसी को समझ में नहीं आते हैं कि क्या एयरफोर्स मांग रही है, तो मैंने आपको कंप्लीट बताने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है। जैसे ही आप इस वीडियो में आगे देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, किस तरीके से हमें समझाने की कोशिश करी है। टर्म्स एंड कंडीशन, क्या कंडीशंस हैं एयरफोर्स में जाने की, फेज 1 और फेज 2, फेज 1 और फेज 2 में क्या-क्या होता है, फेज 1 और फेज 2 को पूरा कंप्लीट बताने की कोशिश करी है। मार्किंग पैटर्न क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपका फेज 1 होगा उसमें क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन सबसे बड़ा इशू जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन का है, और एग्जामिनेशन फीस सबसे लास्ट में बताइए, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी सबसे लास्ट में ही बताई गई है। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार पहले उसे जाके देख लीजिए। उसमें मैंने सभी के सभी, देखिए ये जो इसकी ऑफिशियल पीडीएफ है ना, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ब्रोशर है, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ए टू जेड सभी की सभी जानकारियां टेलीग्राम पर अवेलेबल कर देता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। आपको इस वेबसाइट मतलब कि अगर आपको अप्लाई करना है एयरफोर्स की वेबसाइट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर आपको ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं, जो भी मतलब फार्मासिस्ट से रिलेटेड है, और कुछ भी इररिलेवेंट मैं नहीं चाहता। मैं इसीलिए थोड़ा सा वीडियो मेरी लेट हो जाती है, और लेट ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम की फॉर्म डेट निकल गई है, ठीक है ना। लेट इतनी नहीं, एक आध दिन इसलिए लेट हो जाता है क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन जो है वो जड़ तक निकालता हूं, कि यहाँ पर कोई भी बच्चा किसी भी कीमत पर कहीं भी किसी भी फेज में पास ना हो। मतलब पास तो हो, मतलब आउट ना हो। मेरा कहने का मतलब है किसी भी फेज पर जाकर आप आउट ना हो। आप पता चली आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, आपने फेज 1 क्लियर कर लिया, फेज 2 क्लियर कर लिया, उसके बाद आप फेज 3 में अटक गए, क्यों, लैक ऑफ नॉलेज, पता ही नहीं था इसके आगे करना क्या है। अधिकतर फार्मेसी चैनल पर जाकर देख लेना, सभी आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे कि इन्होंने बता दिया, बस अपने व्यूज के चक्कर में बता दिया क्या 11 जुलाई से ऑनलाइन स्टार्ट है और 31 जुलाई तक बंद है, इस तरीके से। और उसके बाद अपना चैनल का प्रमोशन कर दिया, और उसके बाद अपने बुक्स का प्रमोशन कर गिरा, और जी हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, फलान ज्वाइन करो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, ना मैंने कोई टेस्ट सीरीज बना रखी है, ना मैंने अपना कोई कोर्स बना रखा है। मैं आपको यहाँ पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, इसके अलावा मेरा कोई एम नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि आप लोगों तक राइट गाइडेंस पहुंच सके। एसएससी में एक सिंगल ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसने एसएससी कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में समझा रखा हो। इस वीडियो पर आपको एसएससी फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग एक एक चीज मिल जाएगी। बस दुर्भाग्य यह है कि इस बार मेडिकल में फार्मासिस्ट की वैकेंसियां एसएससी में नहीं आई हैं, ठीक है ना। बस फर्क इतना सा है, होम्योपैथी की आई है इस बार, मतलब फार्मासिस्ट एलोपैथी की नहीं आई है। फर्क सिर्फ इतना सा है, वरना तो मैंने कंप्लीट इससे पहले 2024-23 सभी का एनालिसिस करके एसएससी फार्मासिस्ट की पूरी जानकारी निकलकर अपने इस यूट्यूब चैनल पर फेंक रखी है, ठीक है ना। आप कभी भी मार नहीं खाएंगे अगर आप मेरी वीडियो देखकर एसएससी फार्मासिस्ट में अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि क्या क्रूशियल डेट है, कितने साल तक वैलिड है हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हमारा पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कब होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं। बिना अभी तक तो मैंने आपको पिछला बताया था, अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 11 जुलाई है, होपफुली अभी निकली नहीं है, ठीक है ना। क्या डेट है, 11 जुलाई। 11 जुलाई अभी गई नहीं है, आने ही वाली है, ठीक है ना। आप 31 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास 2300 घंटे हैं, 2300 घंटे पूरे पूरे दिए हैं आपको इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है ना। भरने के लिए क्लोज हो जाएगी विंडो, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है ना। इस वेबसाइट पर जाकर, अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जहां पर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का लिंक भी मैं लगा दूंगा, वहां से जाकर आप ऑफिशियल ब्रोशर को एक एक लाइन टू लाइन मैच कर लेना। जो इस पीडीएफ में मैं लेकर आया हूँ आपको सब कुछ वही मिलेगा, क्योंकि मैंने भी वहीं से इन्फॉर्मेशन को कैच किया है। मैंने कोई अपने पास से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं निकाला एयरफोर्स का, मैंने भी उसी पीडीएफ से देखा है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली लिंक से ले सकते हैं, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए सबसे बड़ा दुख जो होता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर होता है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर 12th पास वाली है, ये नौकरियां 12th पास वाली हैं। और ये वाली जो बात हुई है यहाँ
12th प्लस आपका डी फार्मा या बी फार्मा के ऊपर बात की गई है, ठीक है ना। देखिए जो 12th पास है वो कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अब मैं इसके कंफ्यूजन को दूर कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा जो जन्म वर्ष है, जिस साल मेरा जन्म हुआ था, मेरा जन्म वर्ष है 2024, तो मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं ओवर एज हो चुका हूँ। इसमें अप्लाई वो कर सकते हैं जो सन 2005 के हैं या 5 से 9 तक के बीच में। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं 4 का हूं तो मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, बट लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन बी फार्मा है, मैंने बी फार्मा कर रखी है, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सन 2004 है, तो सन 2004 मतलब यहाँ पर 2 से लेके सन 2005 के बीच में जितने भी लोग आ रहे हैं वो कर सकते हैं। अगर आपका जन्म सन 2000 सपोज 3 का है तो आप नहीं कर सकते, मतलब आप कर सकते हैं। सॉरी, आपका अगर सन 2001 का जन्म है, अगर सन 2001 का है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे मेरे यहाँ पर सन 2004 का है तो मैं नहीं कर सकता। अगर मेरा जन्म 5 का होता तो मैं ऊपर वाले में भी कर देता और नीचे वाले में भी कर देता, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक बच्चे ने पीछे पूछा भी था। और हाँ, एक डाउट ये भी था मेरे टेलीग्राम पे कि SC ST को छूट मिलती है। देखिए इस ब्रोस्टर में SC ST को लेकर, रिलैक्सेशन को लेकर इसमें जानकारी नहीं दी गई है, बट लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल की कोई भी भर्तियां हो, SC ST OBC EWS सभी में रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप डोंट वरी रहें, आपको इसमें रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और अभी अभी मेरे पास देखो पक्की नॉलेज मैं इसलिए नहीं बोल सकता एकदम बिल्कुल पक्का जी स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दो, पक्का इसलिए नहीं बोल। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप जाओगे ना कैफे वाले पर, तो आप अपनी डिटेल गिरोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप इसमें एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कुछ दिया नहीं है। अब जब ब्रोस्टर में नहीं दिया तो मैं आपको कहाँ से बताऊं। मैंने पूरा कंप्लीट ब्रोस्टर पढ़ लिया है बट इसमें नहीं दिया, बट लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जितनी भी होती है ना हमारी वैकेंसी, सभी सेंट्रल लेवल की, उसमें SC ST EWS OBC सभी को रिलैक्सेशन मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहली बात, जो ये 12th, ये है क्लास 12 जिन्होंने 12th बायोलॉजी से करी है उनके लिए सबसे पहली बात तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश, इंग्लिश जरूर होना चाहिए भाई। और वो भी आपने कहीं से भी, कहीं ये नहीं है कि किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से कर लिया हो 10th और 12th, ऐसा कुछ नहीं। रिकॉग्नाइज बोर्ड सेंट्रल स्टेट वगैरह के चलेंगे, ठीक है ना। जो भी स्टेट के हैं सेंट्रल के, जैसे CBSE हो गया, आप यूपी से तो यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान से तो राजस्थान बोर्ड, इस तरीके से। और विद द मिनिमम पासिंग मार्क्स, मतलब आपके इंग्लिश में जो है ना पासिंग मार्क्स मतलब 50% होने चाहिए। मतलब अगर 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर आपका क्लास 12th में हुआ है, ठीक है ना, या फिर 10th में हुआ है, तो आपके जो है 50 नंबर होने चाहिए। 49 भी हैं तो भी नहीं चलेगा। यहाँ पर दे रखा है, देखो नोट, स्पेशल नोट आपके लिए है ये। मैं लेकर भी इसीलिए आया हूँ, इसीलिए हाईलाइट करा है मैंने। जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है एक बार वीडियो को पॉज करके अवश्य देख लेना, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार वीडियो को पॉज करके अवश्य देख लेना कि जो जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 49.99% है और तब भी वो लोग नहीं लेंगे, राउंड ऑफ और नहीं करेंगे वो लोग। ऐसा नहीं है कि सर मेरे तो 49.9 बैठ रहे हैं, एक आधे नंबर का ही तो फर्क है, तो सर प्लीज कर लीजिए, तो ऐसा इस केस में नहीं लिए जाएंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद कैंडिडेट फॉर डिप्लोमा BSc इन फार्मेसी, मतलब वही है बी फार्मा है, डी फार्मा अपने कुछ भी कर रखा है उसमें, उसकी क्वालिफिकेशन को समझने की कोशिश कर। देखिए BSc इन फार्मेसी, BSc भी आपकी मतलब कि बी फार्मा भी आपका 50% के साथ चलेगा और डी फार्मा भी आपका 50% के साथ। अगर आपके 49.99% है तो भी आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ऊपर ही बताना भूल गया, ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर फीमेल, ये मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकती है भैया, ठीक है ना। अब मैं मेल का सिंबल ही बना देता हूँ, ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये आपको हर जगह मिलती है, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है ना। इसके बाद मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकें। प्लीज पॉज करके पढ़ लो, ठीक है ना। अब हर एक चीज मैं पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको हर एक चीज नहीं बता सकता, इसलिए मैं हाईलाइट करके लाऊं। वरना सोचो मैं हाईलाइट करके क्यों लाता, इसीलिए तो लाया हूँ जो चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंडेटरी फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके डाउट भी यही रहते हैं कि भैया मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चेस्ट की। चेस्ट मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जैसे ही आप ऐसे करके सांस को बाहर लेते हैं तो उसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और जो कि होता भी है। वेट भैया देखो, आप बहुत बहुत कम वेट नहीं होना चाहिए। आप सीधी सी बात है, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मेडिकल स्टैंडर्ड, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा ही चाहिए। ऐसा आपको इन आर्मी या फिर नेवी या फिर इस लेवल का नहीं चाहिए, बट फिर भी चाहिए तो एक ठीक ही। क्योंकि आप भाई देखो एक बात बताओ, जब किसी परिवार का हिस्सा बनोगे तो उस परिवार में जाने के लिए आपके अंदर क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए, नजर भी तो होना चाहिए कि हाँ आप इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं। कैसा पता लगेगा? आपके फिजिकल स्टैंडर्ड ही वो चीज क्रिएट करेंगे दूसरों में। अब पता पड़े आप बोने हैं, आपकी हाइट कम है, तो भाई एयरफोर्स में कैसे से लग जाओगे, है ना। आप आगे दे भी रखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी कि आप सोचो कि मैं बोनों के लिए कुछ गलत वर्ड बोल रहा हूँ, मैंने नहीं, ऐसा इसमें दे रखा है, भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। हियरिंग मतलब आपकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, 6 मीटर के डिस्टेंस से आप क्लियरली सुन लें। डेंटल में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि मिनिमम 14 पॉइंट्स, ठीक है ना। गुड सेट ऑफ टीथ, आपका जो आपका मसूड़े में जबड़ा है, मतलब वहां पर
टीथ जो है, आपके दांत जो है वो एक सही पोजीशन में सेट होने चाहिए। हेल्दी गमीज, गम्स का मतलब होता है मसूड़े आपके हेल्दी होने चाहिए, ठीक है ना। और मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट, मतलब ये है कि अगर आप इससे ज्यादा आपके मेडिकल पॉइंट होते हैं तो आपको ये लोग बाहर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मैंने सुना है कि डेंटल में ये लोग पॉइंट देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जनरल हेल्थ, जनरल हेल्थ में आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए, ठीक है ना, और हर एक चीज में, ताकि ये लोग आपको किसी भी क्लाइमेट में भेज दें अपने, तो आप वहां पर अच्छे तरीके से ट्रेन हो सके, ठीक है ना। ये देख देना, फिजिकली एंड मेंटली फिट टू परफॉर्म ड्यूटी इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन क्लाइमेट एंड टेरिशन, मतलब इसका मतलब यही है कि आप जहां पर भी ये लोग आपको भेजें ड्यूटी करने के लिए, या फिर जहां पर भी आपको तैनात करें, वहां पर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है छोड़ कर भग जाए कि हम पे नहीं होगी, इसीलिए पहले से ही मेडिकल स्टैंडर्ड वालों को लेते हैं। देखिए, उसके बाद जेंडर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हिंदी में मैंने लिखा है, ठीक है ना। ये इतनी मेहनत मैंने करी है आपके लिए, इंग्लिश में लिखा है पूरा ब्रोशर, आप पढ़ेंगे ना जब जेंडर पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा। देखिए, इसमें ये बात लिखी हुई है, मुझे पता था कि ये बहुत सारे बच्चों को समझ आने वाली नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले से ही हिंदी में कन्वर्ट करके आपके लिए उस लाइन को इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, विपरीत लिंग की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर शारीरिक परीक्षण, जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, अगर आप उनको ऐसा लगेगा जैसे किसी किसी लड़के में लड़कियों जैसी हरकतें होती हैं, ठीक है ना, किसी किसी लड़की लड़की के लिए तो है ही नहीं, बेसिकली वैकेंसी लड़के के लिए, अगर उन्हें लगता है कि इस टाइप की कुछ चीजें हैं, जैसे कि जिनको हम देखो आम भाषा में गे बोल देते हैं, या फिर लेस्बियन, लड़कियों में लेस्बियन बोल देते हैं, जो भी एलजीबीटी कम्युनिटी शायद से कुछ होता है, ठीक है ना, तो उस टाइप से अगर उन्हें कुछ भी लगता है तो वो लोग इसमें आपको अनफिट डिक्लेयर कर देंगे। उन्होंने पहले ही बोल रखा, लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाले किसी भी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब पता चले, देखो जैसे ट्रांसजेंडर बन जाते हैं कुछ लोग, ट्रांसजेंडर का नाम सुना होगा ना आपने, कि अपने जो भी पेनिस वगैरह को हटवा के कुछ और इस टाइप का कुछ सर्जरी वगैरह कुछ करा लेते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, इसलिए मैं हिंदी में लेकर आया हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियर कट समझ लो। उसके बाद है नार्कोटिक सब्सटेंसेस। देखिए, कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, देखिए बहुत नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में पढ़ो, ठीक है ना। मैंने दोनों बोल दिया। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस अब्यूज इज फॉलोड इन आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स, मतलब कि ये है यहाँ पर वायुसेना में मादक द्रव्यों के सेवन के लिए शून्य नीति का पालन कीजिए। मतलब यहाँ पर आप कोई भी, ना तो आप ये पता पड़ी आप यहाँ पर गांजा फूक रहे हैं वहां पर ज्वाइन होने के बाद, इस तरीके के काम मत करना, वरना आपकी नौकरी तो जाएगी जाएगी, आपको अलग तरीके से पनिश भी करेंगे। इन्होंने पहले ही बोल रखा है, ये देखो 1985 के थ्रू ये आपको बहुत तकड़े तकड़े दंड भी दे सकते हैं, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ये ऐसी नॉलेज आपको कोई नहीं देगा पूरे यूट्यूब पे मेरे अलावा। मैं आपको एक एक चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आया हूँ। अभी तक आपने किसी की वीडियो में देखा कि आपको हिंदी में कोई इतने अच्छे तरीके से बता रहा हो, भाई ये चीजें होता है। अब मान लो कोई लड़का है जिसकी थोड़ी सी हरकतें गर्ल्स वाली हैं, तो भाई वो लोग उसको अनफिट कर देंगे अगर वो विजिबल है, अगर उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि आपका अट्रैक्शन दूसरों की तरफ है। तो इस केस में ऐसा कोई बताता नहीं है, पर मेरा काम है आपको ए टू जेड सब कुछ बताना, कि पता पड़ी आप देने गए अपना फिजिकल मेडिकल और आप वहां पे फेल होके आ रहे हैं, इस तरीके से मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहीं से लेकर जाएं। अगर आपके अंदर कुछ कमी है तो आप इस फॉर्म को रहने दें। उसके बाद देखते हैं हम इसका हाइट एंड, देखिए हाइट वगैरह का क्या मैटर होता है। 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, बहुत ही नॉर्मल हाइट है। और ये देखिए, ये आपका किसी भी चश्मे वाले की दुकान पे जाओगे ना, फिर आई डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। वैसे मुझे पता है ये डायोप्टर बहुत ज्यादा होता है, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत चश्मा भी लगाते हो ना, अगर आपका बहुत ज्यादा नंबर भी है ना, तब भी आप इसके अंडर आ जाओगे, ठीक है ना। 6/36 की आईज यहाँ पर आप लोगों से मांगी गई है, बहुत अच्छा। और कलर विजन तो देखो, कलर विजन सेकंड लेवल तक का यहाँ पर अलाउड है, बल्कि कहीं होता नहीं है। देखिए, कैंडिडेट विल हिस्ट्री लेसिक्स और आपने पीआर के विल नॉट एक्सेप्टेड, भैया देखो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लेसिक वगैरह नहीं चलेंगी, और भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब हर एक चीज मैं आपको नहीं बता सकता। कैंडिडेट शुड बी ब्रिंग लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन नोट होल्डर, देखिए ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो एक बार। स्टाम्प यहाँ पर मतलब ये, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप लिखवा कर लाएंगे डॉक्टर से, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे रफ कर दिया ताकि आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, ये फार्मासिस्ट के लिए ही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये दिख रहा है आपको, ये फार्मासिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ना, हाँ, तो ये मेडिकल असिस्टेंट और जो 12th पास है और जो फार्मासिस्ट हैं, दोनों के लिए ये है। बॉडी टैटू, देखिए अब बॉडी टैटू के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता है, बट लेकिन आई होप आपको जो पता होगा, बॉडी टैटू अलाउड होते नहीं है। ओनली सिख कैंडिडेट, जो भी सिक्स मतलब सिख लोग हैं, पंजाबी लोग हैं हमारे, वो ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये दोनों टॉपिक मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इनको अपने तरीके से समझ लें, एक बार रीड कर लें, अगर आपको जो समझ में आता है ठीक है, वरना बॉडी टैटू आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। कि आई होप कि, मेरे को ऐसा लगता है कि पीछे वाले हैंड पर शायद अलाउड नहीं होता है बॉडी टैटू, एक बार आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होती जा रही है, ठीक है ना। बट लेकिन इसके बाद आपको कोई डाउट बचेगा नहीं, तो मुझे बता देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। क्या बोलती हैं यहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन, देखिए टर्म्स एंड कंडीशन ये बोलती हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रेनिंग के दौरान देखिए
नोट 2 में तो यहाँ पर आपको अनमेरिड मतलब मेरिट के बारे में बता रखा है कि आपकी शादी वादी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना, पहले ही बता दूं। उसके बाद अगर आपको हायर एजुकेशन करनी है तो आप पढ़ सकते हैं। आपके पे अलाउंसेस क्या होंगे, जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो उस दौरान आपको 14,600 रुपये मिलेंगे। उसके बाद आपकी 26,000 के समथिंग, और उसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस भाई, इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, पता है कितने तरीके के अलाउंसेस यहाँ पर मिलते हैं आपको, कितनी फ्री फैसिलिटी मिलती है, ये पैसे कुछ बहुत ज्यादा है पता है। यहाँ ये सैलरी आपकी मान लो 24-40 हज़ार के लपेटे में बनेगी, उसके बाद अलाउंसेस लग के आपकी सैलरी मुझे पता है 50,000 के ऊपर जाएगी, इतनी मुझे पता है। इन्होंने इसमें क्या लिख रखा है मुझे नहीं पता, बट इसकी सैलरी बहुत आराम से बन जाएगी। उसके बाद देखिए ये सारी फैसिलिटीज आपको देखिए यहाँ पर राशन, कपड़ा, मेडिकल फैसिलिटी और सीएसडी फैसिलिटी, लीव 60 दिन की, और उसके बाद कैजुअल पे और दुनिया भर के, और जब आप इंश्योरेंस 62 लाख का, और प्रीमियम मतलब और सब कुछ पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। अब आप इसे एक बार ना ढंग से देखो, अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए ना तो इसे प्लीज एक बार खुद से रीड आउट कर लेना, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। मैं पढ़ के बताऊंगा। देखो अभी मैंने एक दो चीज आपको बता दी है कि यहाँ पर अनमेरिड होना चाहिए। उसके बाद आपको पे स्केल के बारे में बता दिया मैंने, हायर एजुकेशन करनी है तो इनकी क्या पॉलिसी है उसको उसके बारे में वहीं पर ही जाकर आपको पता लगेगा कि अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, इन फ्यूचर आपका मन हो गया कि मुझे एम फार्मा करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, वो वही लोग बताएंगे। उसके बाद आपका राशन, क्लोथ, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइड करी जाएंगी आपको आईएएफ के थ्रू, मतलब इंडियन एयरफोर्स के थ्रू। इसके बाद है फेज 1। फेज 1 देखिए, जॉब स्पेसिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, असिस्टेंट रेड, ठीक है ना। आपका काम क्या होगा, जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब यही होता है कि काम क्या होगा, जो काम ये होगा कि आपको फर्स्ट एड करना है। देखो मेडिकल असिस्टेंट, नर्सिंग, फर्स्ट एड, और विल इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल स्टोर। अगर आप फार्मासिस्ट के तौर पर जाओगे तो आपको मेडिकल स्टोर संभालना है। अगर आप 12th पास वाले के तौर पर जाओगे तो आपको फर्स्ट एड में हेल्प करनी है, नर्सिंग की हेल्प करनी है, इसी टाइप से। देखिए फेज 1 में क्या होने वाला है, देखिए फेज 1 को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। जो चीज़ मैंने हाईलाइट करी है उसे प्लीज़ अपने अपने तरीके से एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर कर लेना। ऑनलाइन फेज में क्या होगा, आपका पेपर सबसे पहले तो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, तो टेंशन फ्री हो जाना, ठीक है ना। और एक्सेप्ट इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को छोड़ो भाई, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगी ना, ये भी कोई बात नहीं। कैंडिडेट टू ब्रिंग द ब्लू और ब्लैक पेन में से कोई भी एक पेन लेकर जाना है जब आप पेपर देने जाएंगे, और आधार कार्ड लेकर। कोई नहीं बता रहा, जितने भी वीडियो देख रहा हूँ ना मैं भी, कोई नहीं बता रहा, पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ब्लू या ब्लैक में से एक पेन लेकर जाना है जब आप पेपर देने जाएंगे इसका, और आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, आपके मतलब ओरिजिनल कोई भी आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना समय मिलेगा। तो भाई साहब आपको 45 मिनट मिलने वाले हैं, जो कि इनफ हैं। होंगे ही कितने, 50 क्वेश्चन तो खुले होंगे, ठीक है ना, जो कि इनफ टाइम है। और मार्किंग ऑफ पैटर्न, ऑनलाइन टेस्ट मतलब एक तरीके से आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा ना ये, तो इसका जो है आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, तो उस पैटर्न के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए एक नंबर मिलेगा आपको सही क्वेश्चन करने पर। अब आप कहेंगे जी एक नंबर सही क्वेश्चन करने पर, जी हाँ बिल्कुल, एक नंबर आपको सही क्वेश्चन करने पर मिलेगा। 0 नंबर आपको अटेम्प्ट पर मिलेगा, मतलब अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन तो आपको 0 मिलेगा। 0.25 आपका काट लिया जाएगा अगर आपने गलत दिया है तो, ठीक है ना। देखिए इसमें जो है मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। ये 50 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है ना। इसमें से रागा, रागा जानते हैं आप, आपने रागा यहाँ पर देखा है, ये रहा। एक तो रागा, और 20 क्वेश्चन तो आएंगे इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के बिल्कुल अलग कर दो। और रागा, रागा होता है, ऊपर दे भी रखा है, पढ़ने वाले हो तो पढ़ भी सकते हो तुम, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि आपका जीके जीएस सब कुछ इंक्लूड होता है। देखो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, और रीजनिंग में ही इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी शामिल है, मतलब मैथ भी, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस से, और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के अलग होंगे, मतलब कि इन 30 में से कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। 6-7 क्वेश्चन मैथ के आ सकते हैं, 8-10 क्वेश्चन रीजनिंग के आ सकते हैं, 6-7 क्वेश्चन जनरल जीके के आ सकते हैं, बट 20 क्वेश्चन फिक्स हैं भाई, इंग्लिश के आएंगे ही आएंगे। नॉन फार्मा ही आएगा सब कुछ, भूल जाओ। कोई अपने कोर्स बेचने में लगा है, फलाना टीचर जी हमारे कोर्स को प्रमोट, ये वो सब कुछ छोड़ो भाई। नॉर्मल सा एसएससी का सिलेबस निकालो या किसी का भी सिलेबस निकालो, और रीजनिंग लपेट के रहो, एनालॉजी कर लो, नंबर सिस्टम कर लो, जो भी आपको मिलता है, जैसे कि ए पर 1 आता है, बी सी डी ई एफ ऐसे जेड तक याद कर लो, बी पर 2 3 4 5 इस तरीके 26, और एक कोड दिया जाता है ए बी सी डी का कोड ये है, तो डी सी बी का कोड ये बताओ, इस टाइप की रीजनिंग तैयार कर लो अपनी, ठीक है ना। और उसके बाद मैथ, मैथ में जैसे कि अर्थमेटिक, देखो एडवांस तो इसमें नहीं आएगा, अर्थमेटिक कर लो, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, और आपका परसेंटेज रेशियो, सी आई एस आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये सब कुछ, ठीक है ना। और जनरल जी के जी इसमें ज्योग्राफी पढ़ लो थोड़े बहुत, आपके विश्व के जो भी मेन मेन नदियां हैं, जैसे कि डल झील कहाँ पर है, श्रीनगर में है, वुलर झील, रेणुका झील, इस टाइप की झील वगैरह याद कर लो, पहाड़ याद कर लो कहाँ कहाँ पर कौन से, तो इस तरीके से बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है ना। जब आप एक बार पढ़ोगे ना, किसी कोर्स वोर्स कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, इंग्लिश में वोकैबुलरी याद कर लो, सेंटेंस बनाने सीख लो, जो भी आपने क्लास 11 12 10th में पढ़ा है उस तरीके का कर लो, ठीक है ना। पेज 2 पर आता हूँ मैं। देखो अब इतना कुछ समझा रहा हूँ तो ही टाइम लग रहा है, वरना तो
हवा हवा में मुझे भी चीज़ उड़ानी होती है ना, तो मैं आपसे पहले भग जाता वीडियो बना के, ठीक है ना। देखो फेज़ 2 में क्या करना है आपको, फेज़ 2 जैसे ही आपका होगा, फेज़ 2 जब आपका फेज़ 1 हो जाएगा, फेज़ 2 का आपका एक अलग एडमिट कार्ड आएगा। देखो सेंड ए न्यू एडमिट कार्ड ऑन ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी पर एक नया एडमिट कार्ड इशू होगा, ठीक है ना, आपको आईएएफ के थ्रू, ठीक है ना। अब कैंडिडेट हैव द रिपोर्ट ऑन द स्पुलेटेड डेट, जो भी डेट आपको दी जाएगी वहां पर आपको रिपोर्ट करना है फेज सेकंड के लिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, देखिए यहाँ पर दो चीज होंगी। अब देखो इसका कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, तरीका ये बहुत आसान नहीं है। आईएएफ में जाना इतना भी आसान नहीं है, इंडियन फोर्स में लगना इतना आसान नहीं है। देखिए दो तो टेस्ट होंगे आपके अडेप्टिबिलिटी के। अडेप्टिबिलिटी के मतलब कि ये कि आप उस नेचर को अडेप्ट कर पाओगे या नहीं जो आपको एयरफोर्स में मिलेगा। सपोज आपको पहाड़ों के ऊपर आपकी पोस्टिंग कर दी जाए तो आप अडेप्ट कर पाओगे या नहीं, तो वो उस टेस्ट में ही आपको एनालाइज करेंगे। और पीएफटी 1 पीएफटी, ये तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, ठीक है ना, ये भी दो होंगे और ये भी दो होंगे। अब इन दोनों ये चार टेस्ट हो गए, तो अब मुझे आपको चारों समझाने पड़ेंगे। देखो पीएफटी 1 में क्या होगा, पीएफटी 1 जो है, देखो इसके अलावा ना आपको कहीं पर भी इससे अच्छी नॉलेज मिल जाए तो भाई आके बता के जरूर जाना कि उस चैनल पर आपसे भी अच्छी नॉलेज किसी ने प्रोवाइड करी है। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो लंबी है भाई साहब, वीडियो को छोड़ो, तुम 2x पर देखो, पर भाई कंप्लीट नॉलेज तो लो। देखो पीएफटी फर्स्ट में क्या होगा, 1600 मीटर की रनिंग होगी, 7 मिनट में होगी। जिन्होंने फार्मेसी कर रखी है उनको 7 मिनट 30 सेकंड मिलेंगी, मतलब 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगी। पीएफटी 2 में क्या होगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि पीएफटी 2 है, देखो 1 और 2, अब दोनों पीएफटी हमने समझ लिए हैं। इसके बाद आप अडेप्टिबिलिटी टेस्ट को समझेंगे। पीएफटी 2 में क्या होगा, 10 पुशअप मारनी होंगी आपको, ठीक है ना। जब आप रनिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके 10 मिनट बाद आपको टाइम मिलेगा, मतलब 10 मिनट रेस्ट के बाद आपको 10 पुशअप लगानी है 1 मिनट में। कितने मिनट में, 1 मिनट में। 10 आपको सीटअप्स लगाने हैं। सीटअप मतलब समझते हो, इससे पहले वाली वीडियो में ना मैंने बाय फोटो आपको बताया कि सीटअप और स्क्वाट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। नहीं समझते हो तो उससे पहले वाली वीडियो देख लो मेरे चैनल पर जाकर, ठीक है ना। आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा और आपको 10 पुशअप लगाने हैं, 20 स्क्वाट्स लगाने हैं आपको। कितने मिनट का, 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद आपको 1 मिनट में 20 स्क्वाट लगाने हैं। बहुत आसान है, इतना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखिए कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वो अपने शॉर्ट्स पहन कर आए या फिर अपने ट्रैक पैंट पहन कर आए। वहाँ पर ऐसा नहीं है जींस में भग गए और आपको वो लोग अरेंज कर रहे हैं आपके लिए ट्रैक पैंट और सूट, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो थप्पड़ मार के भगा देंगे वहाँ से अगर खुद पहन के नहीं गए, ठीक है ना। उनके भरोसे मत रहना। अब देखो अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2, देखो वहाँ पर तो इंग्लिश में दे रखा है, मैंने भी इंग्लिश में दे रखा है, पर मैंने आपकी सुविधा के लिए इस चीज़ को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पर अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 है और यहाँ पर 2 है। देखिए इसमें मेन क्या है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर आपको एक लिखित पेपर देना होगा, मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे इनके अपने खुद से, जिससे वो आपका आकलन करेंगे कि आप कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर आईएएफ में आप लग सकते हैं नहीं। भाई कहीं पर भी एडमिशन लेने जाते हो किसी कॉलेज में, तो वो भी तो आपका एक छोटा मोटा टेस्ट लेते हैं कि आप इस चीज़ को कर भी पाएंगे या नहीं। अब आप डॉक्टर का नीट का पेपर देते हो, तो नीट का पेपर क्यों देते हो, इसीलिए तो देते हो ताकि आपका पहले ही छटन हो जाए। जो बच्चे नीट के लायक नहीं है वो बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ही नहीं। तो इसी तरीके से ये भी अपना टेस्ट लेंगे। ऐसा नहीं है बहुत हार्ड होगा, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत हार्ड इसको मत मानना। यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे। अब जब आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 होगा, वो किस लिए होगा, जो भारतीय वायुसेना है के वातावरण के अनुकूल हो सकते हैं और सैन्य जीवन शैली के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप आईएएफ में अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं या नहीं, तभी तो इसका नाम अडेप्टिबिलिटी टेस्ट है, वरना तो इसका कुछ और भी नाम हो सकता था। जो आपका मेन टेस्ट है वो आपका 1 ही है ऑनलाइन, जो आपका 50 नंबर का होने वाला है, जिसमें 30 क्वेश्चन रागा के और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आने वाले हैं। ये तो छोटे मोटे फॉर्मेलिटी के टेस्ट हैं। अगर आप इनमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो देखो ये तो बहुत, जब आप वहां तक पहुंच गए हैं तो आई होप कि आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। आपने अपना पूरा मन बना लिया है कि मैं आईएएफ ज्वाइन करूंगा, तो आप समझ लीजिए आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है। देखिए एयरफोर्स कैन बी एडजस्टेबल टू मिलिट्री बेस, अब आपको मिलिट्री में लगा दें या आपको ऐसे हिल एरियाज पर लगा दें, आपको टनल एरिया में लगा दें, तो आपको कहीं भी लगा दें, तो कुल मिला के आपके अडेप्टिबिलिटी टेस्ट को टेस्ट करेंगे कि आप कर सकते हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो भाई देखो ये तो फिर वो वाली बात है कि आप नहीं कर सकते तो फिर छोड़ो पर है, फिर क्यों भरना इसको, ठीक है ना। ये दोनों टेस्ट बहुत ईज़ी होने वाले हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे बहुत कुछ करवाएँगे। देखिए, शारीरिक फ़िटनेस, देखो जो लोग पीएफटी को पास करेंगे उन्हीं के लिए है, ठीक है ना? जो लोग पीएफटी को पास करेंगे, पहले पीएफटी 1 दो, फिर पीएफटी 2, जो उन दोनों को पास कर लेंगे, फिर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है ना? ये बहुत सिंपल होगा, बहुत कुछ है नहीं, मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। उसके बाद देखिए, अब जो मेन काम है बस आपकी जॉइनिंग होने ही वाली है। अब जो मेन काम है ना बस वो मेडिकल का है। अगर आपका मेडिकल फिट हो गया ना, तो समझ लीजिए आपकी जॉइन हो गई। ठीक है ना? जो मेन काम है ना वो आपका मेडिकल का ही है। अब जो लोग एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड, देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, हूँ क्वालिफाई एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड, जो लोग एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड को
करेंगे क्वालिफाई, उनको ही मेडिकल टेस्ट का मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा। अब इनको आप बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं कि भैया हमें तो ये बता दो मेडिकल में क्या होता है, हमारे टेस्टिस चेक होंगे, हमारे मतलब अंडर गारमेंट चेक होंगे, उन्हें उतरवाया जाएगा। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा भाई, ठीक है ना। अब ऐसी ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स या फिर अपने दिमाग में कोई कन्फ्यूजन मत रखना कि हमारा क्या क्या टेस्ट होगा। यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे लगा दिया है कि ब्लड ब्लड हीमोग्राम, मतलब कि आपकी हीमोग्लोबिन देखा जाएगा, टीएलसी देखी जाएंगे, आपकी प्लेटलेट्स का चेक होगा, ठीक है ना। यूरिन में कीटोन बॉडीज हैं या नहीं, ज्यादा है कम है, REME, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री लैब होगा आपका, शुगर टेस्ट देखा जाएगा, आपका फास्टिंग पोस्ट, मतलब ये है खाली पेट, आपका शुगर कितना है, भरा पेट कितना है, और सीरम कोलेस्ट्रॉल चेक होगा कि आपके अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तो ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है। यूरिक एसिड क्रिएटिनिन चेक होगा, सीरम बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो होते हैं, रेडियोग्राफ टेस्ट, मतलब कि आपका आपका एक तरीके से एक्सरे बोल सकते हैं आप, एक्सरे होगा आपका, ईसीजी होगा, जिससे ईसीजी से पता लग जाता है कि आपको हार्ट रिलेटेड कोई बिग प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया हो गया, या फिर आपको आपकी धड़कन वड़कन सही है, ठीक है ना, इस तरीके से। और एनी अदर इन्वेस्टिगेशन डिमांड ऑन डीम्ड नेसेसरी बाय द रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर, जो भी वहाँ का मेडिकल ऑफिसर होगा, अगर उसे लगता है कि कुछ और टेस्ट करवाना है तो वो आपका करवा सकता है। बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत ही सिंपल है। और आपको पता भी है कि आप किसी सेना में भर्ती नहीं होने जा रहे हो, आप कोई राफेल नहीं उड़ा, आपको कोई जहाज नहीं दे दिया जाएगा जाती आपको जाओ और उड़ाओ, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत सिंपल सा होगा। और ये टेस्ट ना हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में होते हैं, पता है तुम्हें। ये वाले जो मैंने टेस्ट लिखे हैं ना, इनको आप पढ़ लेना, इसलिए मैंने रफ कर दिया है, ठीक है ना। ये वाले जो टेस्ट है ना, ये इस टाइप वाले टेस्ट, ये हर एक को उसमें मिलेंगे तुम्हें। चाहे वो तुम एसएससी फार्मासिस्ट का मेडिकल दोगे ना, लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सबसे लास्ट स्टेज है। अगर मैं जो बच्चा मेडिकल में पास कर गया, समझ लो उसकी नौकरी लग गई, उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, ठीक है ना। और 1 2 3 4 5 6 टेस्ट हैं कुल। और ये तो सब आपको देखो, बस आपको कोई बिग प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप पहले ही जाके बायोकेमिस्ट्री में जाके अपने टेस्ट करा लो कि सर हमें शुगर टेस्ट करा लो, अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लो, जब आपको लगे, ठीक है ना। जैसे ही आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आप उसके बाद करा लो ये सब चीज़ें। और आपको पहले से भी पता होनी चाहिए यार, आपको कोई ईसीजी से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका हार्ट प्रॉपर वर्क है, आपको कभी हार्ट अटैक तो नहीं आया, आपको कोई छोटा मोटा अटैक तो नहीं आया, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ हाई नहीं है। अब देखो, मैंने यहाँ पर देखो, एक लास्ट स्लाइड बची है भाई, एग्जामिनेशन फीस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो, एग्जामिनेशन फीस के बारे में बता दूं मैं आपको। एग्जामिनेशन फीस जो है वो केवल और केवल आपसे 550 रुपये ली जाएगी। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा है 550 रुपये, बट लेकिन कोई नहीं भाई। और इसके साथ साथ आपको 18% जीएसटी भी देनी पड़ेगी, तो करीबन करीबन 650 रुपये फीस बैठेगी। तो सीरियस कैंडिडेट ये अप्लाई करें, ठीक है ना। एक बार को वो भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट लेकिन वो बच्चे अप्लाई ना करें जिनको अब मैं मना करूंगा। देखिए, जिनकी हाइट जो है, जो हाइट इसमें दे रखी है उससे कम है, देखो वो तो वैसे ही छट जाएंगे। कुछ बच्चे वो भी अप्लाई ना करें जो मैरिड हैं, बता पड़ी शादी हो चुकी है और अप्लाई कर दिया, तो भी कोई फायदा नहीं है। खामी खा की कट ऑफ ही बढ़ानी है इन सब काम को करके, तो प्लीज कृपया ऐसे काम ना करें। और जो भी आपको लगता है कि हमारे अंदर ये दिक्कत है भाई, मुझे तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो लोग ना करें, ठीक है ना। और आपको लगता है कि भाई मुझे तो कोई अलग ही प्रकार की बीमारी है, देखो यहाँ पर एड्स और HIV वाले लोग भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और आपको कंटामिनेटेड डिसीज़ है, क्योंकि मैंने इसमें पढ़ा था कि कोई भी ऐसी कंटामिनेटेड डिसीज़ है तो भी ये आप लोगों को अनफिट कर देंगे, तो यहाँ पर वो भी अलाउड नहीं है, तो कृपया करके वो भी ना भरें, ठीक है ना। एड्स वगैरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अवॉइड करें इसको, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कैजुअलिटी से काम होगा, ये IAF है, ठीक है ना, इंडियन एयरफोर्स है। वैकेंसीज इन लोगों ने डिस्क्लोज करी नहीं है, ये करते भी नहीं है। इससे अगला नोटिफिकेशन जो आपका मर्चेंट नेवी, मतलब नेवी का भी आया हुआ है, जिसमें 7 वैकेंसीज हैं। उसकी वीडियो में मैं देखता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है ना। बट मुझे उसका कुछ खास नहीं लग रहा है। एक वैकेंसी यार अंडमान निकोबार में है, मतलब मेरे को ना वो वाला तो कुछ समझ नहीं आया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे IAF का, बट लेकिन वो मुझे ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं। बट फिर भी चलो कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे।